हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगधा। ठीक है। मगध ऐतिहासिक काल में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, महाजनपद भी रहा है। इसका उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद में मेंशन किया गया है मगध के बारे में। स्टार्टिंग में जब इसकी नींव रखी गई थी तो यह केवल बिहार राज्य तक सीमित था। बिहार राज्य में भी कौन कौन से क्षेत्र, तो आपके पटना, गया, शाहाबाद, ठीक है, बिहार में इन क्षेत्रों में मगध साम्राज्य की नींव रखी गई थी। लेकिन मौर्य काल के आते आते तक ये साम्राज्य जो है, इसका विस्तार लगभग पूरे उत्तर भारत में देखा गया था। ठीक है, अभी भी आप बिहार में चले जाइए तो आपको वहाँ एक डिवीज़न मगध के नाम से मिल जाएगा, मगध मंडल कहा जाता है जिसे। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत को देखते हैं। मगध की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहला आपका बृहद्रथ वंश। यहाँ जो सबसे पुराना वंश था वो है बृहद्रथ वंश। इस वंश के राजा बृहद्रथ थे, उन्होंने ही बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक प्रतापी शासक होता है जरासंध। ये बृहद्रथ वंश का ही होता है जरासंध। इसकी हत्या महाभारत काल में भीम के द्वारा कर दी जाती है। भीम के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। कृष्ण के टाइम पर भी इसका उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक होता है रिपुंजय। ठीक है, अच्छा, ये अपने मगध में कौन सा वंश चल रहा है, बृहद्रथ वंश। ठीक, इसी के पैरेलल अपने मध्य प्रदेश में एक वंश चल रहा था, कौन सा है वो, प्रद्योत वंश। प्रद्योत वंश। ठीक, कौन थे शासक वहाँ पे, तो पूरा नाम उनका चंड प्रद्योत मिलता है। चंड प्रद्योत शासक का नाम था। और स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा, तो मालवा क्षेत्र में पड़ता था आपका अवंती। ठीक है, अवंती। हमने पिछली वीडियो में है वंश के बारे में पढ़ा था। है वंश आया था आपका सबसे पहले। ठीक है, इस वंश के बाद एक वंश आता है वीतिहोत्र। वीतिहोत्र। इस वंश को समाप्त करके चंड प्रद्योत ने यहाँ प्रद्योत वंश की स्थापना की थी। इसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, आगे इसका जिक्र मिलेगा आपको। ठीक है ना। चलिए, बृहद्रथ वंश के बाद आपका अगला वंश आता है वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश। ठीक है, इस वंश की स्थापना किसने की थी, राजा बिंबिसार ने। ठीक है, इसका एक उपनाम मिलता है श्रेणिक। बिंबिसार ने एक नगर की स्थापना की थी राजगृह नाम से। ठीक है, एक नगर की स्थापना की राजगृह जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था, गिरिब्रज। और वर्तमान में इस जगह को बिहार में राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगीर। ठीक है, वर्तमान का राजगीर और प्राचीन काल में राजगृह या गिरिब्रज। इसने इस नगर की स्थापना की और इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। ठीक, टाइम पीरियड की बात करें बिंबिसार के, तो 544 BC यानी ईस्वी पूर्व से 492 BC। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दो तरह से किया था। पहला युद्ध विजयों के माध्यम से। ठीक है, युद्ध विजय के माध्यम से, और दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करके। वैवाहिक संबंध स्थापित करके। ठीक है, युद्ध में इसने अंग देश को जीता था। ठीक, अंग देश को जीता। अंग देश उस टाइम पे महाजनपद हुआ करता था और वर्तमान स्थिति अगर इसका देखा जाए तो बिहार में भागलपुर क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, भागलपुर बिहार वर्तमान का। वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने कौन कौन से साम्राज्य को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया, तो काशी, कौशल, वैशाली और पंजाब। इन क्षेत्रों को इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने मगध साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, बिंबिसार जो था गौतम बुद्ध का समकालीन था, उनका मृत और साथ में उनका संरक्षक भी था। ठीक है,
इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था बिंबिसार ने। क्या किया था? इसके राज दरबार में एक राजवैद्य था, जीवक। राजवैद्य जीवक था। जीवक को इसने अवंती भेजा था चंडप्रद्योत के मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है। जीवक गया कहाँ? अवंती, चंडप्रद्योत के मलेरिया उपचार के लिए। ठीक है। इसने क्या किया? चंडप्रद्योत को ठीक कर दिया। उसके बाद चंडप्रद्योत और फिर बिंबिसार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर्यक वंश का अगला शासक होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसका उपनाम कुड़िक मिलता है। कुड़िक। ठीक। टाइम पीरियड 492 BC से 466 BC। ठीक। अजातशत्रु के टाइम पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। क्या क्या हुई थी? एक तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। ठीक है। महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में जो मृत्यु को प्राप्त करता है उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। दूसरी घटना क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति होती है इसके टाइम पर। कहाँ? राजधानी राजगृह में। इधर दिखाई दे रहा है। राजधानी राजगृह में। जगह सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा। ठीक है। इसके टाइम में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। दूसरा, पहली बौद्ध संगीति होती है राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 BC में। ठीक है। अच्छा, अजातशत्रु जो है यहाँ पर शासक बनता है और क्या करता है? सबसे पहले ये अपने पिता की हत्या करता है। ठीक है। बिंबिसार की पिता की हत्या करके यह शासक बनता है। ठीक है। इसके बाद अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी होता है वो है उदयन। उदयन। ठीक। इसका उपनाम था उदयभद्र। उपनाम उदयभद्र। टाइम 466 से 444 ईस्वी पूर्व। ठीक। अब ये क्या करता है? अपने ही पिता की तरह क्या करता है? अजातशत्रु की हत्या करके शासक बनता है। ये भी क्या करता है? पिता की हत्या कर शासक बनता है। ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? आपका गंगा नदी और सोन नदी, गंगा और सोन नदी के संगम स्थल पर एक नगर बसाता है। ठीक है। कौन सा नगर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उदयन ने। ठीक। वर्तमान में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसने एक काम किया, गंगा सोन नदी संगम स्थल पे पाटलिपुत्र बसाया जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, और इसने अपनी राजधानी राजगृह से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है। राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। ठीक है। इसका अंतिम शासक होता है हर्यक वंश का नागदशक। नागदशक। ठीक। ये अंतिम शासक होता है। ठीक है। इसे पराजित करके यहाँ पर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है। यहाँ से आपका शिशुनाग वंश आ जाता है। शिशुनाग वंश। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, हर्यक वंश के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ कि अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। उसी तरह उदयन अजातशत्रु की हत्या करके शासक बनता है। ठीक है। तो इस तरह पिता की हत्या करके शासक बनने की जो घटना है, इस कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश किसे कहा जाता है पूछा जाए तो आपका हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अगला वंश आता है आपका शिशुनाग वंश। शासक का नाम भी होता है शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी स्थापना की। ठीक है। टाइम पीरियड इसका जो रहता है शिशुनाग का
शासक का नाम है यहाँ पे, और वो वंश जो है शिशुनाग वंश उसी के नाम पर होता है। 412, कहीं पर 13 भी मिलता है आपको ये। 394 BC ईस्वी पूर्व में इसने शासन किया था। ठीक है, इसने क्या की, राजधानी परिवर्तित किया। ठीक है, राजधानी क्या था उसमें, हर्यक वंश में लास्ट आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बना लिया, वैशाली को परिवर्तित किया राजधानी के रूप में। ठीक, इसने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, क्या, उसने अवंती को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, अवंती को साम्राज्य में मिला लिया। उस टाइम पे जो तत्कालीन शासक था वहाँ पे कौन था, अवंती में तत्कालीन शासक अवंतीवर्धन, अवंतीवर्धन को पराजित करके इसने अवंती को मगध में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है वो है कालाशोक, कालाशोक। ठीक, टाइम की बात करें तो 394 से 366 ईस्वी पूर्व की बात है। ठीक, कालाशोक के टाइम पर भी ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। इसने राजधानी वैशाली की जगह दोबारा से पाटलिपुत्र को बना लिया। ठीक है, पाटलिपुत्र को बना लिया। ठीक, दूसरी घटना क्या होती है, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। कहाँ है आपका, वैशाली, स्थान वैशाली। 383 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 83 या 84 कहीं पे मिलता है, ये डेट देख लीजिएगा। बौद्ध संगीति हुई दूसरी, कहाँ पे, वैशाली में। और दूसरा कार्य हुआ राजधानी परिवर्तन, इसने पाटलिपुत्र को दोबारा से राजधानी बना लिया वैशाली की जगह। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक होता है, कौन सा वंश चल रहा है आपका, शिशुनाग वंश। ठीक है, अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। ठीक, 366 से 344 ईस्वी पूर्व। ठीक, नंदीवर्धन अकुशल शासक था, अपने पूर्वजों की तरह यह प्रतापी नहीं था। ठीक है, इसलिए इसे पराजित करके महापद्मनंद ने यहाँ नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, नंद वंश जगह है यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, नंद वंश की स्थापना की किसने, महापद्मनंद ने। ठीक, नंद वंश आपका 344 से 322 या 23 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ठीक, महापद्मनंद जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है नंद वंश का। इसने क्या किया, उस टाइम पे बहुत ही एक स्ट्रांग जो कंट्री रहती है या साम्राज्य कहना चाहिए, कलिंग, कलिंग को इसने जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है ना, इसने क्या किया, कलिंग को जीता और मगध साम्राज्य में मिलाया। कलिंग में अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या क्या क्षेत्र उसमें शामिल थे आपके, तो उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, एक और आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र उसमें शामिल थे। ठीक है, इतना बड़ा आपका कलिंग साम्राज्य था। ठीक, इसने क्या किया, कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। और कलिंग में उस टाइम पे जो शासक था वो था राजा खारवेल, राजा खारवेल। खारवेल ने क्या किया कि इस घटना के बारे में, महापद्मनंद के कलिंग विजय के बारे में अपनी एक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में उसका उल्लेख किया, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में उसने महापद्मनंद के कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में, राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ी दिखाई दे रहा है, उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अच्छा, ये जो उदयगिरी की पहाड़ी है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये उड़ीसा में आपका उदयगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी एक उदयगिरी है आपका, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में जिला विदिशा, यहाँ पर आपका
उदयगिरी की गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप पीएससी का क्वेश्चन देख लीजिएगा उठा करके 2016 या 17 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश की विदिशा में है वो उदयगिरी की गुफाएं हैं, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है वो है आपका उदयगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। और हाथी गुम्फा अभिलेख आपका उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, ना कि गुफाओं में, ठीक है। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंद वंश का अगला शासक होता है, नंद वंश में ही आपका अंतिम शासक धनानंद, ठीक है। धनानंद जो है बहुत ही अत्याचारी और अकुशल शासक होता है, जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तब एक व्यक्तित्व निकल कर आता है, एक पर्सनालिटी जिसके बारे में सुनने को मिलता है, जिसने इस नंद वंश को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और एक नए साम्राज्य की स्थापना में भी अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो वो कौन है आपके, चाणक्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, ठीक है। चाणक्य ने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना करी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी इन्होंने, ठीक है। चाणक्य क्या करता है, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर धनानंद को पराजित करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। चाणक्य की मदद से किसने, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ से आपका मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और नंद वंश समाप्त हो जाता है, ठीक। तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, यह बहुत ही प्रतापी शासक होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक समकालीन इतिहासकार होता है विशाख दत्त, ठीक है। उस टाइम पे एक इतिहासकार रहता है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक बुक लिखी थी, क्या है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य वृषल है, ठीक है, वृषल जाति का है। अब वृषल क्या होते हैं, वृषल का अर्थ होता है कुल विहीन, कुल विहीन या निम्न कुल, ठीक है। विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा। वृषल का मतलब होता है कुल विहीन, जो कि किसी भी कुल से संबंध न रखता हो या फिर छोटे या निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, ऐसा कहा उन्होंने, ठीक है। अच्छा, मुद्रा राक्षस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत की एक बुक है, ठीक है। इसे बाद में हिंदी में अनुवाद किया जाता है, ठीक है। और हिंदी में अनुवाद कौन करता है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र बाद में मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद करते हैं, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत होता है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ये जो है यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है। सेल्यूकस निकेटर के साथ जब युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वो पराजित हो जाता है और अपने राजदूत मेगास्थनीज को इसकी दरबार में भेजता है और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। किसके साथ, हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज आया कहाँ से, आपका यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, ठीक। इंडिका में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसने क्या क्या कार्य किए थे उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। और साथ में उसने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है इसमें, ठीक है। इंडिका में सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो आपको सबसे पहले सती प्रथा कहाँ, भानुगुप्त के अभिलेख में पढ़ा था हमने 510 ईस्वी का, ठीक है। और दूसरी बार आपको कहाँ उल्लेख मिल रहा है, इंडिका, यानी इंडिका में सती प्रथा का उल्लेख मिल रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में क्या करता है, अपने पुत्र बिंबिसार को अपना राजपाट दे देता है और स्वयं कहाँ चला जाता है, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, कहाँ, मैसूर में है ये, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, किस धर्म को अपनाया था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ली और चला गया श्रवणबेलगोला, वहाँ पे तपस्या वगैरह की और संलेखना के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। संलेखना, जैन धर्म में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उसे संलेखना कहते हैं। ठीक है, क्या होता था इसमें कि खाना पीना त्याग देता है इंसान और फिर तपस्या करता है। ठीक, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको संलेखना कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक जो बनता है, इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो है बिंदुसार। बिंबिसार नहीं है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे बिंदुसार है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। ठीक, बिंदुसार, इसका कहा जाता है कि इसका जन्म जो है सर्जरी के माध्यम से हुआ था, सर्जरी करके इसका जन्म कराया गया था। ठीक है, और जब जन्म हुआ था तो इसके माथे पर एक बिंदु का निशान था, इस वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।